बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कूलम्स लॉ है उसका जो लास्ट सेक्शन है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर उनके दरमियान में हम मीडियम प्लेस कर दें तो उससे फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब चार्जेस के दरमियान में अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम पड़ा हुआ हो तो उस वक़्त हम लोगों ने ये पढ़ा था इक्वेशन जो 3 आपकी थी ना, वो ये थी कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो थी F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर थी। ये इक्वेशन 3 थी आप लोगों की ना, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हम चार्जेस के दरमियान में मीडियम को प्लेस कर दें तो उससे फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा उसको डिस्कस अभी हम करना चाह रहे हैं। तो मैंने सिंपल लिखा है कि इक्वेशन 3 थी आपकी लास्ट लेक्चर में ना, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में के का एक फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये मैंने आपको बताया था जो के का वैल्यू या फार्मूला है ये आपके पास फ्री स्पेस के लिए है। अगर ये फार्मूला फ्री स्पेस के लिए है तो अगर इस के की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ तो फार्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने साथ में वैक्यूम भी लिख दिया है कि ये वाला फार्मूला तब होगा जब चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस होगी ना। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जब कॉलम लॉ शुरू किया था तो मैंने बात की थी कि हम टोरियल बैलेंस की एक इमेजिन आपको करवाऊंगा कि किस तरह का डिवाइस होगा ना। तो मैंने उसकी ग्राफ से स्केचिंग की। अब यूँ समझिए कि आपका 2 प्लेट्स हैं, इस प्लेट पर भी से पॉजिटिव चार्ज आप लोगों ने दिया हुआ है और ये वाली जो प्लेट नेक्स्ट प्लेट है इस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करें दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाली जो प्लेट है इसको आप लोगों ने किसी वॉल के साथ अटैच किया हुआ है, यानी ये जो प्लेट है ये मोबाइल नहीं है, फिक्स है, यानी वॉल फिक्स है तो प्लेट भी फिक्स होगी। और ये जो नेक्स्ट प्लेट है उसके साथ आप लोगों ने एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और उस स्प्रिंग के साथ आप लोगों ने एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है और ये पॉइंटर के ऊपर स्केल है। जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो स्केल से हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब इस पॉइंटर वाली बात को आप कैसे समझ सकते हैं? इस बात को बच्चा आप ऐसे समझो ना, जिस तरह आप लोग वेट मशीन होती है उस पर जब आप खड़े होते हैं तो वो उसकी जो नीडल होती है आपकी अप्लाई की गई फोर्स की वजह से उस वेट मशीन की नीडल मूव करती है। मीन जितना ज़्यादा किसी का वेट होगा उस वो जो वेट मशीन उसका पॉइंटर उतना ज़्यादा मूव करेगा। इट मीन्स कि वो जो पॉइंटर की मूवमेंट है वो उस वेट मशीन पर लगने वाली फ़ोर्स को डिटरमाइन कर रही है। तो बिल्कुल आप वैसे ही माइंड में लेकर आएँ कि इस पॉइंटर की मूवमेंट से हम इस पर लगने वाली फ़ोर्स इन इस साइड पर लगने वाली फ़ोर्स को मेजर कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है पहले भी कि अगर इन दोनों प्लेट्स पर वट एवर जो भी चार्ज होगा, इस पर कम चार्ज है या इस पर ज़्यादा चार्ज है, ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो म्यूचुअल फोर्स होगी। सादा लफ्ज़ों में दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आपस में हमेशा सेम होगी। तो से आप लोगों ने इस प्लेट को भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस प्लेट को भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया और आप लोगों ने पॉइंटर की मदद से नोट किया जब इसको रिपल्शन हुई है, इसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है और इसको लेट से रिपल्शन हुई है, रिपल्शन की वजह से प्लेट की राइट साइड पे मूवमेंट हुई है और उस राइट साइड की मूवमेंट की वजह से पॉइंटर ने भी मूव किए है और यहाँ से आप लोगों ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स चेक की है। और ये तब आप लोगों ने फोर्स नोट की है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम यानी फ्री स्पेस थी। अब वो कहता है कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हम कोई मीडियम प्लेस कर दें, मीडियम प्लेस करने का मतलब है लेट से आप लोग ये कहते हो कि आप लोगों ने इनके दरमियान में रबर को प्लेस कर दिया, रबर आप लोगों ने प्लेस किया। अब आप लोगों ने देखा कि पहले सपोज करें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स थी, से 10 न्यूटन थी। यानी अज्यूम हम करते हैं कि शुरू में जब एयर थी या वैक्यूम था जिस वक्त, उस वक्त फोर्स 10 न्यूटन थी। इस पॉइंटर से हमने नोट की। जब आप लोगों ने रबर प्लेस किया, कहते हैं यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो फोर्स की वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू से रिड्यूस होगी। यानी रबर के प्लेस करने से दोनों आप लोगों ने चार्ज की मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं किया, ये बात याद रखनी है, और इनके दरमियान में डिस्टेंस को भी चेंज नहीं किया। आप यूँ समझें कि आप लोगों ने इन दोनों ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं किया, आप लोगों ने इन चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को भी चेंज नहीं किया। आपने सिर्फ क्या किया है कि इन चार्जेस के दरमियान में मीडियम प्लेस किया है। जब आप लोगों ने चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस किया है, ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना, आप लोगों ने कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस किया है, उसी इंसुलेटिंग मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो अब यूँ समझिए कि आप लोगों ने इनके दरमियान में जो इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस किया है
उसी इंसुलेटिंग मटेरियल को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक का भी नाम दे रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या हुआ फिर, एक इंसुलेटिंग मीडियम है, मटेरियल है, जिसको हम 2 चार्जेस के दरमियान में प्लेस कर रहे हैं और हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में फ़ोर्स रिड्यूस होगी। सपोज़ करें आप लोगों ने रबर को हटाकर यहाँ पर लेट से आप लोगों ने इसकी जगह पर दोनों के दरमियान में वाटर को प्लेस कर दिए, तो कहते हैं आप देखेंगे कि जो फोर्स जितनी पहले चेंज हुई थी, अब फोर्स की वैल्यू थोड़ी और क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर सपोज़ करें वाटर को भी हटाकर आप इनके दरमियान में पेपर रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू कुछ थोड़ी और क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो असल में इशू ये हुआ है, जो बात समझने वाली है, कि जब आप इसके दरमियान में कोई भी मीडियम रखते हैं, आप पेपर रखते हैं, आप रबर रखते हैं, आप वाटर रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप प्लेस करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि फ़ोर्स की जो वैल्यू है वो पहले से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये हुई, यानी पहली चीज़ क्या हुई कि जब आप मीडियम प्लेस करेंगे, मैंने ये बात कहना चाह रहा हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम फोर्स विल डिक्रीज। ये बात तो कंफर्म होगी कि मीडियम अगर आप कोई भी प्लेस करेंगे तो जो फोर्स बिटवीन चार्जेस होगी वो बच्चों डिक्रीज़ हो रही है, यानी फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो है उसकी वैल्यू पहले से डिक्रीज़ हो रही है। दूसरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि अगर आप रबर रखेंगे, वाटर रखते हैं या पेपर रखते हैं, तो जो फोर्स के अंदर डिक्रीज़ या चेंज आ रही है वो चेंज सेम नहीं है। मतलब अगर आप वाटर प्लेस करेंगे, अगर आप रबर प्लेस करेंगे, पेपर प्लेस करेंगे, जर्मीनियम एक मटेरियल अगर वो प्लेस करेंगे, तो उनके प्लेस करने से फोर्स में जो डिक्रीज़ आ रहा है, सब मटेरियल का डिक्रीज़ इन फोर्स जो आ रहा है वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हो कि हर मटेरियल जो है वो फोर्स को रिड्यूस तो कर रहा है, लेकिन हर मटेरियल फोर्स की वैल्यू के अंदर जो रिड्यूस या डिक्रीज़ लेकर आ रहा है वो डिक्रीज़ डिफरेंट लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मैं सादा लफ्ज़ों में आपको यूँ बात समझाता हूँ। आप यूँ सोचें, जब आप लोगों ने यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं था तो ये वाली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी जो इस प्लेट से उस प्लेट की तरफ जा रही थी। जब कोई भी मटेरियल नहीं था, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही थी। जैसे मैंने यहाँ पर 6 बनाई है तो 6 की 6 जा रही थी। अब यूँ समझिए कि जब आप लोगों ने रबर को प्लेस किया, जैसे ग्राफ आइडिया दे रहा हूँ, जब आप लोगों ने यहाँ पर रबर को प्लेस किया तो रबर ने यूँ समझ लें कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऑब्ज़र्व कर लिए। से अज्यूम करते हैं कि रबर ने इन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लिए। अब पहले इसमें से 6 पास करी थी, जब आप लोगों ने यहाँ पर रबर प्लेस किया तो रबर के प्लेस करने से रबर ने, मैंने बताया रफली कितनी, ये एक असम्पशन है जिस समझाने के लिए, 2 को अगर ऑब्जॉर्व कर ली तो अब इसमें से कितनी लाइन पास कर रही हैं, 4 लाइन पास कर रही हैं। ज़रा जितनी ज़्यादा लाइन इसमें से पास करेंगी उतनी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने वैक्यूम के लिए कैलकुलेट की हुई जो कि 10 न्यूटन है। अब अगर इसमें से 2 लाइन ऑब्जॉर्व हो गई हैं तो डेफिनेटली अब 4 लाइन्स पास कर रही हैं, तो फोर्स 10 न्यूटन कब थी, जब 6 लाइन थी। जब 2 लाइन ऑब्जॉर्व हो गई हैं तो डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू पहले से रिड्यूस हो जाएगी। अब सपोज करें आप लोगों ने रबर की बजाय इसके इनसाइड वाटर को प्लेस किया है। जब मैंने वाटर को प्लेस किया है तो आप इस बात को यूँ सोचें कि से वाटर ने एक और लाइन को भी ऑब्जॉर्व कर दी, यानी पहले 2 ऑब्जॉर्व हो रही थी, अब आप लोगों ने रबर को हटा दिया है, रबर 2 ऑब्जॉर्व कर रहा था। जब आप लोगों ने वाटर को प्लेस किया है तो वाटर अब 2 लाइन ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा, बल्कि वाटर टोटल कितनी ऑब्जॉर्व कर रहा है, 3 लाइन ऑब्जॉर्व कर रहा है। मीन फोर्स पहले से और ज़्यादा क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो मेरा सारी बात डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि जब हम मटेरियल मीडियम को बिटवीन द प्लेट्स प्लेस करते हैं या बिटवीन द चार्जेस प्लेस करते हैं किसी भी मटेरियल मीडियम को, तो वो मटेरियल मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको ऑब्जर्व करने की एबिलिटी रखता है। और क्योंकि कोई भी मटेरियल मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, इस ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को हम परमिटिविटी भी कहते हैं। यानी ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आप यूँ भी कह सकते हैं ऑब्जर्विटिविटी है, ये ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है असल में ना। मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है किसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, रबर की परमिटिविटी ज़्यादा आपको लग रही है, वाटर की लग रही है? डेफिनेटली वाटर ने ज़्यादा लाइन ऑब्जर्व की हैं, रबर ने कम लाइन ऑब्जर्व की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर और रबर को मैं आपस में कंपेयर करूँ तो वाटर की परमिटिविटी जो होगी, परमिटिविटी मीन मैंने क्या आपको बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करने की एबिलिटी, तो वाटर की परमिटिविटी जो होगी यानी ऑब्जर्व करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी दैन किस चीज़ से, रबर से। तो परमिटिविटी को आप लोगों ने इस सेंस में याद रखना है कि किसी भी मटेरियल मीडियम की
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। अब ज़रा खुद सोचो, अगर वाटर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी परमिटिविटी फिर क्या हुई, ज़्यादा हुई। अब अगर इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स उतनी ही ज़्यादा क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम की जितनी परमिटिविटी या अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो फोर्स को उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर देगा। तो मैंने ये जो परमिटिविटी की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है, आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, क्योंकि बोर्ड में हमें बुक की डेफिनेशन मैटर करती हैं, एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इस डेफिनेशन को ज़रा देखें, मैं लिखे परमिटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। पहली बात तो ये है कि किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है विच इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर जो वर्ड उसने बुक में इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड इफ़ेक्ट यूज़ हो रहा है इन द सेंस, क्या आपका ख्याल है, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा? डेफिनेटली डिक्रीज़ के सेंस में होगा ना, कि इस परमिटिविटी या अब्जॉर्ब होने की वजह से आपके पास जो मीडियम की वो एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है विच डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो देख लें, ये इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ये डिक्रीज़ किस वजह से हो रही है कि आप लोगों ने इन दो चार्जेस के दरमियान में किसी डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर को जब इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मीडियम भी बोल रहे हैं, उस वजह से फ़ोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, सिंपल एप्सिलॉन, यानी इसको हम सिंपल एप्सिलॉन का नाम दे रहे होते हैं, इस सिंबल से हम शो कर रहे होते हैं। अब ज़रा देखें, हम लोगों ने ये वाली जो सिंबल थी यहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा था, जब वहाँ पर क्या चीज़ थी, फ्री स्पेस थी। लेकिन अब फ्री स्पेस के बजाय कोई मीडियम आ गया है, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी है और मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन की सिंबल से शो कर रहे हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को हम जो परमिटिविटी है इसको कुछ लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, इसको परमिटिविटी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी का नाम भी दे रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप लोगों ने मीडियम की परमिटिविटी लिख देनी है तो अब यहाँ पर फोर्स वैक्यूम की नहीं रहेगी, बल्कि वही फोर्स जो होगी वो किस चीज़ की बन जाएगी, मीडियम की फोर्स बन जाएगी ना। अब हम बात करते हैं एक और टर्म्स, हमें परमिटिविटी का आइडिया हो गया। अब एक और मैंने टर्म लास्ट जो उसने बुक में डिस्कस की हुई, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ना। इस रिलेटिव परमिटिविटी को कुछ लोग एक और नाम भी दे रहे होते हैं, दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कुछ लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। भी जो इसका नाम ही देखें ना ज़रा, इसके नाम में रिलेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है। रिलेटिव का वर्ड यूजली जब यूज़ होता है तो ज़्यादातर जिन चीज़ों के नाम में रिलेटिव आता है वो रेशो की फॉर्म में होते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी में हम ये करते ये हैं कि हम रेशो लेते हैं। किस चीज़ की रेशो लेते हैं, जो किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उसको अगर हम वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसकी सिंबल है, वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो अगर हम किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ डिवाइड कर दें तो जो फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास बनेगी, दैट फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम दे रहे थे। इट मीन्स कि रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ रेशो है। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब एक चीज़ देखें, जो यूनिट आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की पढ़ी थी वो ये वाली यूनिट थी। तो जो यूनिट एप्सिलॉन नॉट की है वही सेम यूनिट एप्सिलॉन की भी है। मीन इन दोनों की आपस में यूनिट भी सेम है, यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। इन दोनों की आपस में यूनिट और डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे आप एप्सिलॉन आर से शो कर रहे हैं, अगर इन दोनों की यूनिट आपस में सेम है तो अब अगर आप इसकी बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसकी तो फिर कोई यूनिट नहीं बनेगी, क्योंकि जो इसकी यूनिट है वो इसकी भी यूनिट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसकी आपके पास कोई यूनिट नहीं होगी। नो यूनिट एंड डायमेंशंस, ना तो इसकी कोई यूनिट है ना इसकी कोई डायमेंशन है। नेक्स्ट बात आप लोगों ने याद ही रखनी है कि अगर जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू जो होती है, अगर मैं एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यूज़ चले मैं इधर साइड पे लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन आर की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज़ 1 से ग्रेटर होगी। यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे ऑलवेज़ 1 से ग्रेटर होगी। किसके लिए 1 से ग्रेटर होगी, फॉर मीडियम, यानी कोई भी जो मीडियम होता है उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी।
दूसरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं एप्सिलॉन आर की वैक्यूम या एयर के लिए लिखते हैं तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती। अभी जो हम लोगों ने बात की ना इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तो वैल्यू 1 से ग्रेटर इसकी किसी मीडियम के लिए है। वैक्यूम के लिए अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो 1 होगी। वो 1 कैसे आई है? देखिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है जिस चीज़ की भी आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस चीज़ की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी उसको वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे। अब ज़रा इमेजिन करो, अगर आप वैक्यूम की ही वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो नीचे तो वैक्यूम आर है, ऊपर भी जब एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फिर आपके पास 1 आ जाएगा। मीन वैक्यूम के लिए अगर पूछेगा तो 1 होगा। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि एप्सिलॉन आर की ना तो यूनिट है ना इसकी कोई डायमेंशन होती। इसी तरह आप लोगों ने एयर के लिए भी इसकी याद रख सकते हैं वैल्यू। एयर के लिए इसकी वैल्यू जो बनती 1.3 टाइम्स 0 × 6 होती। अब देखें एयर और वैक्यूम के लिए वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ के बाद एक नंबर आया ना, इसलिए हम ज़्यादातर जब ऑनवर्ड बुक पढ़ेंगे तो हम एयर और वैक्यूम की इस वैल्यू को ऑलमोस्ट सेम ही ले रहे होते हैं। साथ में आप एमसीक्यूज़ के लिए वाटर की भी याद कर लीजिएगा, और वाटर की जो वैल्यू बनती है 78.5 होती है। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जो बुक में मैंने टेबल से लिखी हैं, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। इनमें से कोई एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी की, तो आपका सब्सोल्यूट परमिटिविटी का फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसी एप्सिलॉन की वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन 7 में पुट कर दें। इक्वेशन 7 आपका इस मीडियम के लिए है, तो इस मीडियम की वैल्यू को हम इन दो फिजिकल क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस इक्वेशन को आप लोगों ने इस वैल्यू को इक्वेशन 7 में जब पुट करेंगे तो यही सेम इक्वेशन आप लोगों की एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई उसी तरह ही आ जाएगा। इस एप्सिलॉन की जगह पर आप लोगों ने ये चीज़ लिखी है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, बाकी वही Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। अब ज़रा देखें इक्वेशन 6 को देखें। ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है ना, ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है, ये सारी चीज़ तो आपकी इक्वेशन 6 में भी है। अगर आप इक्वेशन 6 को गौर से देखें ना, तो इक्वेशन 6 में देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मीन इस सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी को छोड़कर बाकी सारी इक्वेशन 6 लिखी हुई है। तो मैंने सिंपली ये किया है कि पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो इस सारी चीज़ की जगह पर अगर आप यहाँ से देखें तो आप एफ वैक्यूम लिख सकते हैं। तो योर एफ मीडियम बिकम इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा एफ वैक्यूम ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर हम इस रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही वर्ड है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो इट इज़ इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम आपके पास हो जाएगा। अब एक चीज़ ज़रा देखें कि हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी को इस इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो होती है फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम मीडियम। इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ से भी चीज़ क्लियर हो रही है कि ये दो फोर्सेस की रेशियो है। अगर इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी भी यूनिट न्यूटन होगी, तो न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इसकी कोई यूनिट और डायमेंशंस नहीं होंगी। अभी हम लोगों ने बात की थी कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये अंडरस्टूड सी बात है फिर कि फोर्स इन वैक्यूम जो होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी दैन फोर्स इन किस चीज़ से, मीडियम से। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की बात भी याद रखनी है कि चार्जेस को जब हम सेम चार्जेस को, मतलब ये जो चार्जेस हैं ना आपके पास, इन चार्जेस के दरम्यान में अगर वैक्यूम प्लेस करें, आप फोर्स कैलकुलेट करें, से 10 न्यूटन आई है, कोई भी मीडियम अगर आप प्लेस करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ ही हो जाएगी। बस आखिरी बात देखिए, एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम चार्जेस के दरम्यान में वैक्यूम को प्लेस करते हैं तो वैक्यूम की भी जो परमिटिविटी है जिसे हम एप्सिलॉन नॉट का नाम दे रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो भी 1 तो नहीं है। यानी इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूर 1 है, लेकिन अगर आप लोगों ने फोर्स कैलकुलेट करनी है बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस इन वैक्यूम, तो यहाँ पर आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू जो है वो भी 1 की इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम भी पड़ा हो, यानी क्या चीज़ पड़ी, वैक्यूम भी पड़ा हो, तो वैक्यूम भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ज़रूर क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में प्लेस कर दें
तो वैक्यूम के लिए भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि वैक्यूम भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल नहीं है। अब बच्चों हम देखते हैं कूलम लॉ की मदद से हम नेचर ऑफ फोर्स को भी बता सकते हैं। नेचर ऑफ फोर्स मीन कि चार्जेस के दरम्यान में फ़ोर्स अट्रैक्शन की है या चार्जेस के दरम्यान में फ़ोर्स रिपल्शन की है। तो ये जो नेचर ऑफ फोर्स है ये उसने पेज नंबर 5 पे सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो इस नेचर ऑफ फोर्स को देखते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात उसने बुक में भी लिखी हुई है कि फॉर लाइक चार्जेस, अगर आपका लाइक चार्जेस होंगे तो लाइक चार्जेस किस चीज़ को शो करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे। और अगर आपका अनलाइक चार्जेस होंगे तो अनलाइक चार्जेस किसको शो करेंगे, अट्रैक्शन को शो करेंगे। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। और आपको ये बात क्लियर है सबको कि ये वाली बात सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब जिन चार्जेस की हम बात कर रहे हैं वो दोनों चार्जेस बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। इसने थोड़ी सी बातें और ऐड की, उनको देखते हैं। इसने लिखा है कि फॉर लाइक चार्जेस, अब सपोज करें Q1 और Q2 लाइक चार्जेस हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, लाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो फिर Q2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर देखें अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हम बोलेंगे लाइक चार्जेस हैं। तब आपका क्या ख्याल है, Q1 और Q2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो उसने ये लिखा है कि फॉर लाइक चार्जेस जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रोडक्ट जब पॉजिटिव होगा तो वो फोर्स ऑफ किसको शो करेंगे, रिपल्शन को। इसी तरह अगर हम ये कर लें, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं और इसको भी मैं नेगेटिव कर दूं, -Q1 और -Q2 कर दूं, तो अब मुझे बताओ कि ये लाइक चार्जेस अब भी हैं या नहीं है। अब भी ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और क्या चीज़ शो करेंगे, रिपल्शन ही शो करेंगे। इस तरह बच्चे अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, अगर एक चार्ज को मैं पॉजिटिव कर दूं और एक चार्ज को नेगेटिव ही रहने दूं, यानी अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो दोनों चार्जेस हैं इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बिल्कुल आप ठीक बात सोच रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अभी हम लोगों ने लिखा है कि अनलाइक चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और ये किसको शो करेगा, अट्रैक्शन को शो करेगा। इस पैराग्राफ में जो सेकंड पैराग्राफ है पेज 5 का, इसमें उसने फोर्स ऑफ रिपल्शन के बाद और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद बुक में F21 और नीचे F12 भी लिखा हुआ है। तो वो बुक में कुछ एरर है, उसने गलती से लिख दी है। तो बोर्ड में आपको वो चीज़ें यहाँ पर लिखने या मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप लोगों ने पढ़ना है। एक्सप्लेन इट एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये जो क्वेश्चन है ये बुक में जस्ट लाइक ए लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन इस टॉपिक में आपके दो बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो हम साथ साथ देखते जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी आप हेडिंग दे सकते हैं बुक में फील्ड थ्योरी, कि फील्ड थ्योरी क्या है और इसको डिस्कस करें। ये जो फील्ड थ्योरी वाली बात है ये पेज नंबर 7 पे फर्स्ट पैराग्राफ जो है, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज़ फील्ड थ्योरी, तो आप लोगों ने पेज 7 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो लिख देना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो टेक्स्ट बुक में है वो किसके बारे में, फील्ड थ्योरी के बारे में ही है। अब देखते हैं फील्ड थ्योरी क्या है। तो पहली बच्चों बात याद रखनी कि फील्ड थ्योरी को दिया था माइकल फैराडे ने। ये बात आप एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी कि फील्ड थ्योरी को माइकल फैराडे ने दिया था। अब माइकल फैराडे ने क्या कहा था, माइकल फैराडे ने बच्चे ये बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, सोर्स चार्ज हो, तो वो जो चार्ज सोर्स चार्ज होगा वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करेगा। यानी कोई भी जो चार्ज होता है अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैंने समझाने के लिए पॉजिटिव बना दिया है, तो वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है और उस फील्ड को हम लोग नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये माइकल फैराडे ने बात की कि कोई भी जो चार्ज होता है वो चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है जिस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए मैंने डॉट्स की फॉर्म में शो किया हुआ है। ये बिल्कुल बच्चे वैसी बात है जिससे हम पढ़ते हैं ना कि अर्थ के अराउंड उसकी मास की वजह से कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड है। इसी तरह हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड उसके चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे किसी भी चार्ज के अराउंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक स्फीयर की फॉर्म में होता है। यानी एक चार्ज है, देख लें, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस फॉर्म में होगा, स्फीयर की फॉर्म में होगा। मीन ये 2 डायमेंशन में नहीं होगा, उसके अराउंड जो फील्ड होगा वो स्फीयर मीन 3 डायमेंशन में उसके अराउंड क्या होगा, एक फील्ड होगा। अब माइकल फैराडे अपनी फील्ड थ्योरी में ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरे चार्ज को, सपोज करते हैं मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट यहाँ पर रखा है, अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में लेकर आते हैं, यानी ये सोर्स चार्ज है, इसके फील्ड में अगर आप क्या लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, यानी आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसके अराउंड फील्ड है भी या नहीं है। तो जब आप इसके फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे तो ये जो सोर्स चार्ज होगा उस टेस्ट चार्ज पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ये बात तो क्लियर है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज हम बाई कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं तो ये फिर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसके अराउंड इसका फील्ड एग्जिस्ट करता है तो इसके फील्ड में आप क्या लेकर आएँ, टेस्ट चार्ज लेकर आएँ। वो ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अगर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका मतलब है जिस पॉइंट पे आप उस टेस्ट चार्ज को लेकर आए हो वो पॉइंट इसके फील्ड के किधर लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। तो इस थ्योरी को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, फील्ड थ्योरी का नाम देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों उसने बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन है जिसके अंदर अगर आपको टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस रीजन को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी है, तो इसमें ये लिखा है कि एनी रीजन अराउंड ए चार्ज, यानी किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन इन विच इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस रीजन को हम किसका नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने बात याद ही रखनी है। अब ये जो मैंने नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दी है, अगर आपका सपोज करें ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो ये इसकी हेडिंग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये 3rd पैराग्राफ बनेगा पेज 7 पे, जो है जो 3rd पैराग्राफ पेज 7 पे है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी हेडिंग एक्सप्लेनेशन दे के उसे लिख सकते हैं। अब 3rd पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहे हैं, 3rd पैराग्राफ में बच्चों आपको ये चीज़ समझा रहा है कि जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने आपके लिए लिखा भी है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के क्या मीनिंग है, वो डिटरमाइन कैसे होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के मीनिंग क्या हैं और उस डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस अगर ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम क्या किसका नाम दे रहे हैं, स्ट्रेंथ का नाम दे रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसे हम स्ट्रेंथ का नाम दे रहे हैं। और सेकंड ये भी हम स्टडी करेंगे डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, यानी स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ का भी हम स्टडी करते हैं। पहली बच्चे बात हम करते हैं स्ट्रेंथ्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सपोज करें आप इस पॉइंट पे जो डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, इस पॉइंट पे आप लोग जो है इस सोर्स चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसका फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कहते हैं जिस पॉइंट पे भी आप लोगों ने सोर्स चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी हो वहाँ पर आप लोगों ने टेस्ट चार्ज रखना है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, तो ये भी मैं कह सकता हूँ वहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज को बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सपोज करें इस पॉइंट पे इसके फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है।
तो इस पॉइंट पे बच्चों आप लोगों ने किस चीज़ को रखना है, टेस्ट चार्ज को प्लेस किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। अब अगर ये भी पॉजिटिव है और ये तो हम ले ही पॉजिटिव रहे हैं, तो ये इसको दोनों चार्जेस कौन से बन जाएंगे, लाइक चार्जेस हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब रिपल्शन की वजह से इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो कहते हैं ये बेसिकली इस पर जो क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, वो जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी उस अमाउंट ऑफ फोर्स से इस पॉइंट के ऊपर हम फील्ड की क्या बता सकते हैं, स्ट्रेंथ बता सकते हैं। मीन किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट पे हम किस चीज़ को रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होगी, वो जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी, दैट गिव अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो बात मैंने आप लोगों को लिखी भी है बोर्ड पे कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स से। यानी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का आइडिया हमें किस चीज़ से मिलेगा, अमाउंट ऑफ फोर्स से मिलेगा। और कौन सी फोर्स है, दैट इट चार्ज विल एक्सपीरियंस, यानी जितनी इस चार्ज पर फोर्स लगेगी उस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। आगे चल के हम बच्चे पढ़ेंगे बात कि जितना जितना ये वाला पॉइंट इस सोर्स चार्ज के क्लोज होता जाएगा तो हम देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स भी उतनी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और अगर टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स इंक्रीज़ करती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। आगे चल के हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने वैसे माइंड में रख लें कि जितना ये वाला पॉइंट सोर्स चार्ज के क्लोज होगा इसके फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जिस तरह आप लोग पढ़ते नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है, तो जैसे सब अर्थ से दूर जाते हो अर्थ का फील्ड वीक होता जाता है, और जैसे सब अर्थ के करीब आते हो इसका फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाती है। बिल्कुल सिमिलर फिनोमेना यहाँ पर भी है कि जैसे से पॉइंट दूर होगा इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स भी कम होगी। फोर्स कम होने का मतलब है उस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो क्लोज आने से क्या बताया, फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, और दूर जाने से सोर्स चार्ज से फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो ये मैं क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होगी दैट फोर्स गिव अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी पॉइंट को ले लेते हैं, लेट से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखना है। जब आप लोगों ने सपोज करिए इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दिया, अब इस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना, यानी इस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, वो डायरेक्शन असल में उस पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। दोबारा बात रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुने। मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे आप लोगों ने किसको रखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखना है। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, उस पॉइंट पे वो डायरेक्शन होगी किस फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इट मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमें देगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पे बात लिखी भी है, इसमें लिखा है कि डायरेक्शन इसकी कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इन विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव और टेंड टू मूव, यानी जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी उस फोर्स की वजह से वो मूव भी कर सकता है या टेंड टू मूव भी कर सकता है, तो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। एक और बात छोटी सी देखें, देखिए सपोज करें इस वक्त तो इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे प्लेस कर दें, यानी अगर मैं इस पॉइंट पे प्लेस करूं तब ये उस डायरेक्शन में मूव तो नहीं करेगा ना। हमें पता है कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा, तब इसने किस डायरेक्शन मूव करना है। अगर हम तो क्योंकि 2 डायमेंशन में इसको देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। तो ये नहीं कंसेप्ट बना लेना कि एक चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। आपने ये बात याद रखनी है कि हर पॉइंट पे उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है।
और डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह इन दोनों पॉइंट्स पे भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। अभी बच्चों हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। एक बात तो याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिससे मैंने बताया था इस टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो बताया था फील्ड थ्योरी क्या है। तो इसी टॉपिक का पेज 7 पे जो लास्ट आपका 2 पैराग्राफ्स बनते हैं, उन 2 पैराग्राफ्स में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप यहाँ तक जो सारी बातें लिखी हैं वो लिखेंगे। अभी फिर हम इसको सीख लेते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ की भी इंफॉर्मेशन भी है और फील्ड की डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन होती है। फील्ड की स्ट्रेंथ की इन्फॉर्मेशन भी देती है और हमें उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ पता है वहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन का भी आइडिया ये दे रही होती है। तो ऐसी सिंगल वेक्टर क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। देखते मैंने आपके लिए लिखा है बोर्ड पर, मैं लिखा है सिंगल वेक्टर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। ये एक सिंगल वेक्टर जो जिसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, फील्ड की स्ट्रेंथ की इन्फॉर्मेशन भी होती है और फील्ड की डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी होती है। ऐसे सिंगल वेक्टर क्वांटिटी को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। इसको अगर आप फर्दर समझते हैं, मैंने आपके लिए ना बोर्ड पे ये सोर्स चार्ज बनाया है और सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज को हम प्राइमरी चार्ज भी लफ्ज़ बोलते हैं, सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं या प्राइमरी चार्ज। तो ये जो सोर्स चार्ज है या प्राइमरी चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। क्योंकि हम इसकी नेचर भी पॉजिटिव ले रहे हैं, ये तो बाई कन्वेंशन है ही पॉजिटिव, तो इसने इसको रिपेल करना है, तो ये इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला बनाने के लिए इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को आप लोगों ने इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। और आपको बताया था चार्ज की मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि हम उसके साथ प्लस या माइनस का साइन यूजुअली शो नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्यू नॉट लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये जो फोर्स है किस पर लग रही है, इस केस में टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसी फार्मूला की मदद से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करेंगे वो ज़रा देखें। ये लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव कौन सा है, टेस्ट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ज़ाहिर है हर पॉइंट पे लगने वाली फोर्स डिफरेंट होगी, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक होगी बात। अब बच्चों आप लोगों ने देखना है कि इसकी नेचर क्या है। नेचर के अंदर ये लफ्ज़ लिखा जाता है कि जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी इधर स्केलर है या वो क्वांटिटी वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसकी यूनिट बनाएं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। आगे चल के हम इस बात को प्रूव भी कर देंगे कि न्यूटन पर कूलम जो होता है वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये प्रूव कर लेंगे कि न्यूटन पर कूलम तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, ये वोल्ट पर मीटर के इक्वल कैसे होता है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को भी सीख लेंगे। एक और छोटी सी बात आप लोगों ने याद ही रखनी है, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, आपको पहले भी बताया था कि टेस्ट चार्ज का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि ये इस सोर्स चार्ज या प्राइमरी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करता। तो बात मैंने आपकी लिखी भी हुई है कि टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सो स्मॉल होगा,
दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल फील्ड ड्यू टू प्राइमरी चार्ज और सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज या प्राइमरी चार्ज का जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा होता। तो एक बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप लोगों ने यही पॉइंट्स चंद लिख देने हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, वो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बच्चों कैलकुलेट करोगे ड्यू टू किस वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में ये डायग्राम अज्यूम करेंगे बोर्ड में। डायग्राम की तरह देखते हैं, आप लोगों ने कहना है सपोज करें हमारे पास एक प्राइमरी चार्ज या सोर्स चार्ज प्लस क्यू है और ये आपका एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी जो दोनों चार्जेस हैं इन दोनों के सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस आर है। टू चार्जेस हैं, एक सोर्स चार्ज है एक टेस्ट चार्ज है, और दोनों के सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस आ रहा है। देखिए बच्चों पहले मैंने इसके फील्ड को यू डॉट से शो किया था, अब हम लोगों ने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो वहाँ पर हम जाकर इस बात को डिटेल से पढ़ लेंगे कि हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आउटवर्ड क्यों प्लॉट करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी डिटेल में जाएंगे, अभी आप इसी बात को इतना माइंड में रख लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती हैं, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड है, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम जाकर प्रॉपर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और पॉजिटिव चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आउटवर्ड क्यों लेते हैं, वो अभी हम यहाँ पर उन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक में एक्सप्लेनेशन में यही बातें लिखेंगे। हम सपोज करेंगे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, या प्राइमरी चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, और इस तरफ आपके पास एक टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और दोनों के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है, आर से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है। तो बोर्ड में अब डायग्राम प्लॉट कर देंगे। अब हमें पता है कि अगर ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पर सपोज करें एफ फोर्स अप्लाई की है, और आर कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया है जिसे हम आर कैप से डिनोट कर रहे हैं। ये बात आप लोगों ने डायग्राम में एक्सप्लेन कर देनी। अब बच्चों हमें पता है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं हमें इनकी मैग्नीट्यूड पता है और उनके दरम्यान में डिस्टेंस भी पता है। तो अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करें तो कूलम्स लॉ की मदद से हम इन चार्जेस, जितना ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स की हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम लॉ। तो देखिए मैंने कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखी है, तो वो कूलम लॉ का हमें फार्मूला पता है ऑलरेडी, एफ इक्वल टू के हम लिखेंगे क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। तो ये कूलम लॉ, इसकी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसकी मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, और आर का स्क्वायर दोनों के दरम्यान में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये तो कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन अगर हम इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों ने इस तरफ तो एरो लगा देना है और उस साइड पे आप लोगों ने इसको यूनिट वेक्टर लगा देना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को सिंबॉलिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। तो इस साइड को आप लोगों ने वेक्टर बनाने के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए इस फोर्स के यूनिट वेक्टर से उसको क्या कर दी है, मल्टीप्लाइड कर दी है, तो वो इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए ई, जिसे हम कहते हैं, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को हम इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। ऊपर इक्वेशन 1 में आप लोगों ने जो एफ़ की वैल्यू निकाली है उस एफ़ की वैल्यू को बच्चों अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन। देखिए ऊपर मैंने आपके लिए पुट की भी हुई है। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे ये 1 बाई क्यू नॉट तो साइड पे चला जाएगा, ये वाला 1 बाई क्यू नॉट, और इस एफ़ की जगह पर आप लोगों ने पूरी वैल्यू लिख देनी है। तो मैं वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी है। अब एक चीज़ नोट करें, ये वाला क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों के पास क्या बच गया, एफ इक्वल टू के बच गया, क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा।
तो ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और आर कैप यहाँ पर शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर है और शो कर रहा है ये आर कैप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से हम दो कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो बच्चे इलेक्ट्रिक तो यहाँ पर कांस्टेंट है और क्यू यहाँ पर कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज या प्राइमरी चार्ज है। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ। मीन जितनी सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जितनी सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी उतनी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर के स्केयर के साथ कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सेशन है। आर दोनों चार्जेस के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस है, तो जितना बच्चों चार्जेस के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि इन दो पैरामीटर्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। एक दो एमसीक्यूज इसके देख लें कि अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके आपके एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, उस चीज़ को आप ज़रा नोट कर लें। देखिए एक तो बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपसे वो ये कहता है, एमसीक्यूज की भी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पता है आर पे डिपेंड कर रही है, आर के स्केयर पे। अब अगर वो कहता है कि इन दोनों चार्जेस के सेंटर के दरम्यान में हम डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी दोनों चार्जेस के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस को डबल कर दें, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के साथ चेंज नहीं हो रही बल्कि आर के स्केयर के साथ चेंज हो रही है। तो आप लोगों ने आर का स्केयर लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने जब टू को लिखना है तो आप लोगों ने स्केयर के इनसाइड ही लिखना है। तो अब आप लोगों ने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कितनी चेंज आएगी। तो क्योंकि आप लोगों ने दोनों साइड बैलेंस करनी होती हैं, तो इधर आप लोगों को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आर का स्केयर लिया जा रहा है तो उस नंबर का भी आप लोगों ने स्केयर लेके इसके को लिखना है, तभी दोनों साइड बैलेंस होंगी। तो 2 का स्केयर कितना बनेगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगी, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। एक तो ये बात छोटी सी याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है वो ज़रा सुने। देखिए बच्चे, सपोज करें आपका 2 चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 चार्ज है और एक प्लस Q2 चार्ज है, और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था कि ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कूलम फोर्स है, और कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। मीन वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 चार्जेस, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। सपोज करते हैं Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, और Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाई वो F2 है। और हमें ये पता है बात कि जो F1 फोर्स है और F2 फोर्स है वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको हम F से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बच्चों जो बात समझने वाली वो ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फंडा भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अगर मैं इस फोर्स को इस चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, F1/Q0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को F1/Q0 कर दी। अब हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स सेम लगा रहे हैं, तो F के साथ 1 लिखें या ना लिखें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की लिखी E = F/Q0 है। तो ये जो चार्ज है ये भी तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज करें इस पॉइंट की है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे। उसका फंडा बन जाएगा F कौन सा है, Q1 हो जाएगा। तो मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखी है और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी है, और हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पर ये जो फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। बस बच्चों बात ये याद रखनी है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी हुई है वो Q2 चार्ज की है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो Q2 चार्ज की लिखी हुई है ये, या इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो Q1 चार्ज की लिखी हुई है। तो लॉजिक ही याद रखनी है, आसान करके बता रहा हूँ, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। जो नीचे चार्ज लिखा होता है उसकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 की नहीं है, बल्कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो इस पॉइंट
पर इस चार्ज पर कौन क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज किसकी है, फर्स्ट चार्ज की है। तो दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ, जो आपके पास इन शॉर्ट जो नीचे चार्ज लिखा होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड चार्ज की होती है। तो यहाँ पर सेकंड चार्ज का हम Q1 कह रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो Q1 चार्ज की है। इसी तरह बच्चों अगर आपसे पूछते हैं F/Q1 शोज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, कि F/Q1 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करता है। तो F/Q1 Q1 की शो करेगा, Q2 की। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। F/Q1 शोज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज 2 एंड F/Q2 शोज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज 1। पहला कंसेप्ट तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अब दूसरी बात सुने, देखिए मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ कि Q1 ग्रेटर है किससे, Q2 से। अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, वट एवर देयर मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो क्या होगी, सेम होगी। वो हम लोगों ने लिख भी लिया है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखना यह है कि क्या अगर इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो उसके लिए ज़रा ये चीज़ देखें, ये वाला फैक्टर तो दोनों में सेम है। अगर ये वाला फैक्टर दोनों में सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फिर जो नीचे चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखी उस पर डिपेंड करेगी। अभी हम क्या कह रहे हैं, Q2 की वैल्यू लेस है किससे, Q1 से, यानी Q2 की वैल्यू लेस है और Q1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो जब अब यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू पुट करोगे तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। बिल्कुल आसान सी बात है। और Q1 की अगर हम लार्ज वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में फोर्स तो चेंज हो नहीं रही। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नीचे वाली टर्म यानी डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q2 स्मॉल है तो E1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और Q1 अगर लार्ज है तो इससे E2 यानी Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ से बच्चे कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि E1 ज़्यादा है किससे, E2 से। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बात अब करता हूँ। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो तो पहली बात ये कि दोनों पर फोर्स जो लगाएंगे वो सेम लगाएंगे। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें इस तरह का MCQ आता है, वो आपसे पूछता है F/Q2 शोज़, तो आप लोगों ने याद रखना है F/Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, F/Q2 शोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज 1। मतलब जो नीचे लिखा होता है उसकी नहीं होती बल्कि दूसरे की होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों आपको ये समझ आ गया जो मैंने अभी इस एग्जांपल से समझाया, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूँ अब याद रख सकते हैं कि जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कंसेप्ट, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और अगर आप इस बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो अभी मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आपको इस बात की जस्टिफिकेशन दे दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तीनों कंसेप्ट्स हैं, आप लोगों ने इन सारी बातों को माइंड में रखना है। शुक्रिया।